हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक जे विद IITians। मेरा नाम शिखर अग्रवाल है एंड आई एम एन IIT बॉम्बे CSE ग्रेजुएट। आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 247 इन जे एडवांस्ड 2020। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इसको शेयर करो बाकी लोगों तक, ताकि ये कंटेंट दूसरों तक भी पहुंचे। हम लोग इस सीरीज में स्ट्रेट लाइंस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं एंड वी आर इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ द सीरीज। और वी विल बी डिस्कसिंग द कंसेप्ट ऑफ लोकस। ठीक है, ये जेई मेंस और जेई एडवांस्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसका सिर्फ अभी बेसिक्स डिस्कस करेंगे क्योंकि हमको पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आती है। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लोकस होता क्या है और उसके एक दो तीन एग्जाम्पल्स देखेंगे, ताकि आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो लोकस बहुत ही अजीब सा शब्द लगता है, राइट? तुमने फोकस सुना होता है, बट लोकस क्या होता है? ठीक है, लोकस बहुत ही अजीब शब्द है। ठीक है, बट ये डिक्शनरी में है, ये एक वैलिड शब्द है। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अज्यूम करो कि कोई आपको कहे कि एक पॉइंट P है। ठीक है, एक पॉइंट P है सच दैट उसका डिस्टेंस पॉइंट O से हमेशा A रहता है, हमेशा ए रहता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पी है जो एक कार्टेशियन प्लेन में घूम रहा है। ठीक है, ऐसा समझो कि वो पॉइंट घूम रहा है। घूम रहा है का मतलब क्या है? उसको आजादी दी गई है कि वो कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, बट एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट के लिए। वो ये है कि उसका जो डिस्टेंस है पॉइंट ओ से वो हमेशा फिक्स्ड है, जो कि ए है। ए जो है वो एक कांस्टेंट है और वो गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लो ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो उस पॉइंट का जो पाथ है उसको हम कहेंगे लोकस। लोकस ऑफ पॉइंट पी, उसको हम कहेंगे लोकस ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, तो व्हाट इज लोकस? लोकस ऑफ अ पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय दैट पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन अंडर द गिवन सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट्स और कंडीशंस। ठीक है, कुछ कंस्ट्रेंट्स और कंडीशन क्वेश्चन में दी गई होंगी, उसको सेटिस्फाई करते हुए जो पॉइंट पी कार्टेशियन प्लेन में घूम रहा है उसके पाथ को हम लोकस कहते हैं। ठीक है, तो इस केस में आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे इसको फिक्स करके एक ऐसा पॉइंट को घुमाओगे जिसका डिस्टेंस हमेशा 1 है, तो वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। वो क्या होगा? एक सर्कल होगा। ठीक है, तो ये है जो पाथ है, दिस इज द पाथ ट्रेस्ड बाय पॉइंट पी इज द लोकस ऑफ पी। ठीक है, तो ये हुआ लोकस। ठीक है, ओके। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है। व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट? व्हाट इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट एपी और पीबी दोनों की लेंथ बराबर है? तो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी पॉइंट्स है जो क्वेश्चन में गिवन है। आपको एक पॉइंट पी है, उसका पाथ बताना है। वो कार्टेशियन प्लेन में घूमना है उसको। ठीक है, कहीं भी वो घूम सकता है, बट उसको ऐसे घूमना है ताकि एपी और पीबी जो है वो दोनों बराबर हो। ठीक है, वो दोनों लेंथ बराबर हो। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने बेसिक ज्योमेट्री पढ़ी है तो वो पॉइंट या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों लेंथ क्या होंगी? बराबर होंगी। ये जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट। इसको मैं एम बोल देता हूँ। तो ये जो पॉइंट पी है वो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहीं भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है, दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आपको ये तो पता ही होगा एपी और पीबी बराबर क्यों है।
ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि ये बराबर क्यों है, और m जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। ठीक है, तो जो पॉइंट P है उसके ऊपर एक कंडीशन बस मैंने लगाई है कि AP और PB बराबर है। तो हमको मिल गया कि जो पॉइंट P है वो कैसे घूम रहा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है। कौन सी स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है? वो स्ट्रेट लाइन जो AB की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो हम एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द लोकस? तो लोकस ऑफ पॉइंट P सच दैट एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है, आपको ए पॉइंट गिवन है और बी पॉइंट गिवन है, ये दोनों कार्टेशियन प्लेन में लाई करते हैं कहीं ना कहीं पे। और कंडीशन क्या है? एक पॉइंट पी है वो घूम रहा है, बट एक कंडीशन के साथ घूम रहा है कि ए पी बी जो एंगल है वो 90 डिग्रीज के इक्वल है। ठीक है, तो भाई वो मुसाफिर है, बट एक कंडीशन के साथ मुसाफिर है, वो सिर्फ गिने चुने रास्तों पर चलता है, गिने चुने रास्तों पर चलता है। तो तुमको पता होगा कि कोई भी पॉइंट अगर 90 डिग्री बनाता है एक स्ट्रेट लाइन के साथ, तो वो एक सर्कल में घूमता है। ठीक है, इग्नोर करो, ये मेरा सर्कल है। ठीक है, मान लो, विश्वास की बात होती है सब। तो ये जो है वो एक सर्कल है। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट अगर तुम इस सर्कल पे लोगे, ठीक है, ऐसे, और इसको ज्वाइन करोगे, ये एंगल निकालोगे, तो ये हमेशा क्या आएगा? 90 डिग्री आएगा। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, ये तुमने पढ़ा होगा क्लास 10th में या क्लास 9th में। ये होती है सर्कल की एक प्रॉपर्टी कि जो डायमीटर है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके मैंने बोल दिया कि जो पॉइंट P है वो एक सर्कल में घूमेगा। कैसे सर्कल में घूमेगा? उस सर्कल में घूमेगा जिसका डायमीटर ए बी है। ठीक है, तो व्हाट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट P? दिस इज द लोकस of point P is a circle whose diameter is AB। ठीक है, ये उस सर्कल में घूमेगा। तो जो लोकस है वो पॉइंट P का क्या है? इट इज अ सर्कल whose diameter is the line segment AB। ठीक है, तो ये तो हुए कुछ एग्जाम्पल लोकस की, इससे आपको एक जेनेरिक फील तो आ ही गया होगा। बट हम ऐसे सेंटेंसेस में थोड़ी बोलेंगे कि ये पॉइंट P का लोकस है। क्या लोकस है? एक सर्कल है जो सर्कल का डायमीटर AB है। हमको चाहिए कुछ इक्वेशन, हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो हमको क्या चाहिए? कुछ इक्वेशन। और कैसी इक्वेशन चाहिए? हमको चाहिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में इक्वेशन जो कि डिस्क्राइब कर सके इस स्टेटमेंट को। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इक्वेशन क्या होती है उस लोकस की। क्या देखेंगे? इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो इक्वेशन of the locus is same as the equation of the curve which is traced by point P। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है वो एक कर्व को ट्रेस कर रहा है, कर्व को ट्रेस कर रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन में। सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो एक स्ट्रेट लाइन को ट्रेस कर रहा है। ठीक है, घूमते घूमते क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो जब मैं कर्व बोलता हूं तो ये मत कंफ्यूज करना कि कर्व का मतलब हमेशा यही होता है कि जो कुछ टेढ़ा हो तभी वो कर्व होगा। ये भी एक कर्व है मैथमेटिकली। ठीक है, ठीक है, लेमन टर्म्स में ये कर्व नहीं है और ये कर्व है, बट मैथमेटिकली ये भी कर्व है और ये भी कर्व है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना जब भी तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, तो लोकस की इक्वेशन क्या होती है? उस कर्व की इक्वेशन जो कि ट्रेस किया जा रहा है पॉइंट P के द्वारा। तो पॉइंट P के द्वारा कौन सा कर्व ट्रेस किया जा रहा है? ये सर्कल, ये स्ट्रेट लाइन, ये सर्कल। तो इसकी इक्वेशन निकाल दो, बोलोगे कि हाँ यही है तुम्हारे इक्वेशन, लोकस की इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट केस में देखते हैं सर्कल 1.0। तो अगर जो पॉइंट O है वो तुमको क्वेश्चन में गिवन है कि वो 0,0 है, और जो पॉइंट P है उसको मैं
उसको मैं मान लेता हूँ, क्या मानते हैं, चलो एच कॉमा के मान लेते हैं, ठीक है। जो पॉइंट पी है वो क्या है, एच कॉमा के है, और जो रेडियस है ए इक्वल टू वन, ठीक है। तो इसका लोकस क्या होगा? तो लोकस निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है, तुमको जो ज्योमेट्रिक कंडीशन दी गई है सवाल में उसको तुमको अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक कंडीशन क्या है कि रेडियस जो है वो सर्कल का वन होता है, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे दो पॉइंट्स के बीच में, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट ओ है, और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, वन होती है। कंडीशन है क्वेश्चन में कि वो हमेशा वन रहेगी। तो मैं लिखूंगा एच माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर। दिस इंप्लाइज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू वन। और ये तुम्हारे लोकस की इक्वेशन है, ठीक है। अब तुम बोलोगे एच और के में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तुमको तो एक्स वाई प्लेन में चाहिए ना, एच और के क्या होता है। तो तुम बोलोगे इसको लिख दो एक्स स्क्वायर और इसको लिख दो वाई स्क्वायर और इसको इक्वल टू वन कर दो। तो ये जो है वो तुम्हारे सर्कल की इक्वेशन है, जो सर्कल 1.0 है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन ऑफ पॉइंट पी, ठीक है, सच दैट उसकी दूरी हमेशा पॉइंट ओ से वन के बराबर है, ठीक है। बढ़िया। अब सर्कल 2.0 की इक्वेशन कैसे निकालोगे? सर्कल 2.0 की इक्वेशन तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सर्कल 2.0 तुम्हें गिवन है कि जो पॉइंट ए है वो 0,0 है, और जो पॉइंट बी है वो 2,0 है, ठीक है। बस ये गिवन है क्वेश्चन में। अब तुमको निकालनी है लोकस की इक्वेशन, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, तुमने बोला कि एक डायमीटर जो है वो ए बी है, ठीक है। तो मिड पॉइंट क्या है ए बी का, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगा के या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के, जो बोलना है तुमको। दिस इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल, ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब रेडियस कैसे निकालोगे, सेंटर हो गया, रेडियस कैसे निकालोगे सर्कल की, सर्कल की रेडियस क्या होती है, सेंटर से किसी भी पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस। तो इसको ले लेते हैं हम पॉइंट सी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू द रेडियस, और ये कितनी है, वन है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ ए और सी के बीच में, तुमको पता चलेगा कि ये वन है, ठीक है। तो रेडियस वन है और सेंटर ये है। तो बेसिकली जो तुम्हारा सर्कल है वो कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, ठीक है। ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो पॉइंट ए है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है वो पॉइंट बी है, उसका जो मिड पॉइंट है वो सी है, और जो सर्कल है वो कुछ ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। तो ये सर्कल है और ये तुम्हारी क्या है, रेडियस है, जो तुमने वन कैलकुलेट की है। ठीक है। तो अब ये तुम्हारा हुआ ग्राउंड लेवल का, तुमने कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब तुमको निकालना है कि इसकी इक्वेशन क्या है। तो तुम क्या करोगे, इसके ऊपर कोई भी एक पॉइंट मान लोगे। जैसे तुमने यहाँ पे एक पॉइंट माना था ना एच कॉमा के, जो पॉइंट पी है उसको एच कॉमा के माना था, वैसे यहाँ पे इसको क्या मानोगे, एच कॉमा के, क्या मान लिया, एच कॉमा के, ठीक है। अब कंडीशन लगाओगे, कंडीशन क्या है कि जो पॉइंट पी है उसकी दूरी कितनी है सेंटर से, हमेशा फिक्स्ड है, रेडियस के बराबर है। वो पॉइंट ऐसे ही घूम रहा है ना, ऐसे घूमेगा तो उसकी जो रेडियस है, जो सर्कल की रेडियस है वो हमेशा फिक्स्ड होती है। वही कंडीशन है सर्कल की, ठीक है। तो तुम लिखोगे सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू वन स्क्वायर, दैट इज वन, ठीक है। तो सी पी इज वॉट, एच माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस वन प्लस के स्क्वायर इक्वल टू वन। ये कैंसिल कर दो, तो ये हो गया एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस के स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और एच को बना दो एक्स और के को बना दो वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये हुई तुम्हारी लोकस की इक्वेशन, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं।
अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे वो मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क देता हूँ। पॉइंट ए जो है वो उसको मान लो कि जो पॉइंट ए है वो 2,3 है, और जो पॉइंट बी है वो से 10,8 है। ठीक है। अ, मैंने ये तुमको दे दिए कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए के और पॉइंट बी के, और मेरे को बताओ कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी। ठीक है। ओके। तो इसकी इक्वेशन जब निकाल लोगे तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लो लोकस की इक्वेशन, दैट इज इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ पॉइंट पी। ठीक है। ओके। तो इसको जो हमने अभी तक जो डिस्कस किया इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कर्व या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ पॉइंट। ठीक है। सो दिस जो हमने अभी तक डिस्कस किया है इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कार्टेशियन इक्वेशन या कार्टेशियन फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जो इक्वेशन लिख रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई, जो कि क्या होते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। ठीक है। दूसरे फॉर्म्स भी होते हैं। हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या बोलता है कि एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करो एक फंक्शन से, और वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करो एक दूसरे फंक्शन से। ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया, मैं क्या बोल रहा हूं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट है पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई। ठीक है। वो पॉइंट कार्टेशियन प्लेन में ऐसे घूम रहा है ताकि उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा इस फंक्शन को ओबे कर रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा इस फंक्शन को ओबे कर रहा है, वेयर टी इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। ओके। तो टी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टी जो है वो एक रियल नंबर है। ठीक है। तो अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है। तो मान लो कि x इक्वल टू टी है और y इज इक्वल टू 1/t है। ठीक है। ये मैंने फाई और साई के लिए मैंने फंक्शंस बना दिए। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल। ठीक है। एंड यहाँ पे लिखा है t बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x और y पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन में कहीं भी घूम सकते हैं जब तक x एक रियल नंबर के बराबर हो और y जो है उस रियल नंबर का इनवर्स हो। ठीक है, समझना ध्यान से। तो t चूंकि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं उसकी कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ और उस वैल्यू को यूज करके मैं x और y की वैल्यू निकालूंगा। पैरामेट्रिक फॉर्म का पूरा मतलब ही यही है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, उसकी मदद से तुम्हारे x और y कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे। दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है। तो मान लो कि t की वैल्यू 1 ली, तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 1,1। टी की वैल्यू जब 2 ली तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 2,1/2। टी की वैल्यू जब 3 ली तो जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 3,1/3। ठीक है। एज ऐसे चलते जाएगा चलते जाएगा, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स आप निकाल लोगे, और जब आप उसको प्लॉट करोगे, सेम को ऐसे हम प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है। तो एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट ये आएगा। सो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ऐसे 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 करके चलते जाएगा। जब तुम प्लॉट करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। सिमिलरली तुम टी को नेगेटिव भी रख सकते हो, तो जब तुम टी को नेगेटिव रखोगे तो यहाँ पे आ जाओगे तुम। ठीक है। तो ये तुम्हारा वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ,
पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब ये हुआ कि x जो है वो एक t का फंक्शन है, y जो है वो भी एक t का फंक्शन है, और t जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो है कोई भी रियल नंबर रख सकते हो तुम। तो जैसे जैसे एक एक रियल नंबर रखोगे वैसे वैसे तुमको एक पॉइंट मिलता जाएगा कार्टेशियन प्लेन में, और उस पॉइंट्स को जब तुम ज्वाइन करोगे तो एक पाथ बनेगा, एक कर्व बनेगा, जो कि उसकी इक्वेशन होगी, लाइक दैट इज द कर्व दैट इज डिफाइंड बाय दिस पर्टिकुलर पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं एक एग्जांपल और देता हूं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 2t है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 2t² है। ठीक है, ये मान लो कि मैंने तुमको दे दिया, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, तो इस केस में तुम मुझे बताओ कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, क्योंकि इसमें x जो है वो एक t का फंक्शन है, y जो है वो भी एक t का फंक्शन है, और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इस पैरामीट्रिक फॉर्म से मुझे तुम पहले कर्व का इक्वेशन बना के बताओ। तो तुम बोलोगे कि t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो जब t की वैल्यू 1 ली तो जो पॉइंट आएगा वो आएगा 2,2। t की वैल्यू जब 2 ली, तो यहाँ पे मैं इंटीजर्स ले रहा हूँ, याद रखना, बट t की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है, 1.5 भी हो सकती है, 1.2 भी हो सकती है, √2 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2,8। t की वैल्यू जब 3 ली, तो ये देखो ये बहुत बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 6,18। ऐसे ऐसे करके तुम बहुत सारा प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, जब तुम इसको प्लॉट करने जाओगे, जब तुम इसको प्लॉट करने जाओगे तो जो इसका ग्राफ बनेगा, जो इसका कर्व बनेगा, वो कुछ ऐसा होगा। ये तुम्हारा फेमस क्या है, पैराबोला है। क्या है, पैराबोला है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो y कोऑर्डिनेट काफी तेजी से बढ़ रहा है, और वही चीज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है कि x कोऑर्डिनेट धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट y कोऑर्डिनेट बहुत तेजी से ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो ये तो तुमने सीख लिया कि पैरामेट्रिक फॉर्म से डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं कर्व पे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स कर्व पे हैं, यहाँ पे t की वैल्यू 1 है, यहाँ पे t की वैल्यू 2 है, t की वैल्यू 3 है, ऐसे ऐसे डॉट 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 पूरा चलते जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे t की वैल्यू नेगेटिव है, तो यानी x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और ये ऊपर तक चला जाएगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस पैरामेट्रिक फॉर्म का फायदा क्या है। हमको डील करना है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, तुम एक नया वेरिएबल घुसा दिए बीच में जो कि टी है। ठीक है, हमको उससे कोई फायदा नहीं अनलेस तुम मेरे को इसका कार्टेशियन इक्वेशन ला के दो। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन जो सिर्फ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यूज करता है, राइट। तो मुझे चाहिए कार्टेशियन इक्वेशन। तो मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल टी को एलिमिनेट करना है, इस वेरिएबल जो टी है उसको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। ओके, तो मैं टी को एलिमिनेट कैसे कर सकता हूँ, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो टी की और इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, तो t की जो वैल्यू है वो x/2 है, और यहाँ पे अगर तुम सब्सटीट्यूट करोगे तो y = 2 t² x²/4, दैट इज इक्वल टू x²/2। तो ये तुम्हारे इस पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, मेरे पास दो इक्वेशन थी, एक x कोऑर्डिनेट की, एक y कोऑर्डिनेट की, उसमें एक वेरिएबल कॉमन था जो कि t था, मैंने उसको एलिमिनेट कर दिया, और x और y में एक इक्वेशन आई जो कि कार्टेशियन फॉर्म है इस कर्व की। ठीक है, तो ये तुम्हारी क्या होती है, पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, और ये तुम्हारी कार्टेशियन फॉर्म होती है। ठीक है, आई होप यहां तक समझ में आया होगा। तो अगर तुमको एक क्वेश्चन आए कि लोकस की इक्वेशन निकाल दो भैया, तो तुम क्या करोगे, बेसिकली कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे ताकि तुम सही सही से इक्वेशन निकाल पाओ। तो पहला स्टेप है,
assume that the point whose locus is to be found is P, और उसको तुम कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करो h कॉमा k, ठीक है। इसको h कॉमा k क्यों अज्यूम करते हैं वो तुमको बाद में पता चलेगा कि h कॉमा k तो नाम है, तुम अल्फा बीटा भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे h कॉमा k पसंद है, a और b भी कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, हमेशा हम इसके ऊपर हम इसको अज्यूम करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उसको बोल दो कि अज्यूम करो कि वो पॉइंट P है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो h कॉमा k है, h और k दोनों यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, राइट डाउन इक्वेशंस specifying the geometric constraints which the point P satisfies। तो जैसे हमने देखा था कि जो पॉइंट P है वो ज्योमेट्रिक कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो सर्कल 1.0 में हमने देखा कि उसका जो डिस्टेंस है वो पॉइंट O से बराबर है, जो कि रेडियस के इक्वल है। हमने सेकंड में देखा कि AP इक्वल टू PB है, तो वो एक कंडीशन है। तो इस कंडीशन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, इक्वेशन के फॉर्म में लिखो कोऑर्डिनेट्स यूज करके, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स और जो भी अदर कोऑर्डिनेट्स है क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो सबको यूज करके तुमको एक इक्वेशन लिखनी है। जितने कंडीशन है सारे की इक्वेशन लिख डालो, क्या करो सारे की इक्वेशन लिख डालो, ठीक है। एलिमिनेट all other variables apart from h and k from these equations, ठीक है। h और k के अलावा जितने भी वेरिएबल तुम्हारे इक्वेशंस में है वो सबको हटा दो, क्योंकि हमको इवेंचुअली उस पॉइंट p का लोकस चाहिए। बाकी जो भी वेरिएबल्स है उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एलिमिनेशन का जो स्टेप है वो काफी क्रूशियल है। तो तुमने देखा पैरामेट्रिक फॉर्म में मैंने यही किया था कि मेरे पास x इक्वल टू 2t था और y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर था। तो ये एक वेरिएबल है जो अननोन है और ये मुझे काम का नहीं है, क्योंकि ये जो मेरा पॉइंट था वही तो h था और ये जो पॉइंट है वही तो k था जो घूम रहा था, बेसिकली जो पूरे प्लेन में घूम रहा था। तो मुझे इसको एलिमिनेट करना था, क्योंकि एक वेरिएबल था उसको एलिमिनेट करने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। इफ देयर आर n variables to be eliminated, then we need n plus 1 equations, ठीक है। तो अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट करना था तो दो इक्वेशन लगी हमको, एक ये और एक ये। सिमिलरली दो वेरिएबल होते तो तीन इक्वेशंस लगती, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे होता है, ठीक है। वेरिएबल्स को हटाया कैसे जाता है, तो यहाँ पे जैसे टी हटा के सिर्फ एच और के बचा था, वैसे ही वहां पे और ज्यादा वेरिएबल होंगे तो उनको एक एक करके हटाएंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ एच एंड के बचे इवेंचुअली, ठीक है। तो ये होती है तुम्हारा बेसिकली एल्गोरिदम जो लोकस की इक्वेशन निकालने में तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको लाइक एकदम याद होना चाहिए कि हमेशा कोई भी लोकस का क्वेश्चन आए ये एल्गोरिदम है लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड होपफुली उसमें आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। तो एक पॉइंट है उसका लोकस हमको निकालना है, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट सो दैट द कोऑर्डिनेट्स आर ऑफ द फॉर्म this at each position on the locus t is not equal to 0 is a parameter। पैरामीटर का मतलब ही यही होता है। तो जो पैरामीटर है, पैरामीटर का मतलब ही क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो खुला खुला मुसाफिर है, घूमता है, उसको जहां मर्जी वहां घूमता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
और बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। कुछ नहीं लिखा है तो मतलब रियल नंबर अज्यूम करेंगे। तो टी बिलोंग्स टू आर, तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पैरामीटर का मतलब ही यही होता है, वो कुछ भी रियल नंबर ले सकता है अपनी वैल्यू के रूप में। 1 2 1.2 1.3 √2 पाई कुछ भी। ठीक है, ये होती है पैरामीटर की डेफिनेशन, ये याद रखना हमेशा। ठीक है, तो तुमको बोल दिया है कि जो पॉइंट पी है वो कुछ इस प्रकार का है, टी प्लस 1/t और टी माइनस 1/t। तुमको इसकी लोकस निकालना है। लोकस निकालना है मतलब एक्स और वाई में इक्वेशन निकालना है। फाइंड द लोकस का मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म निकालना है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लोकस। तो कुछ भी नहीं लिखा है तो तुमको क्या होता है, कार्टेशियस फॉर्म ही निकालना होता है। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, जो पहला एच और के मान लोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कि जो पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उसको एच और के मान लो। ठीक है, दिस, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको मैंने एच और के मान लिया। सेकेंड, जो भी इक्वेशन बना सकते हो तुम एच के टी को यूज करके वो लिख दो। ये हमारे कंस्ट्रेंट्स हो गए कि एच जो है वो हमेशा ऐसा ही होगा, के जो है वो हमेशा ऐसा ही होगा। इसका मतलब ये है कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमेशा इस फॉर्म का होगा और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा इस फॉर्म का होगा। थर्ड स्टेप क्या करना है, एलिमिनेट करना है। वेरिएबल टू बी एलिमिनेटेड कितना है, एक। इक्वेशंस कितनी है, दो। तो ये क्या है, वैलिड है। एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, दो इक्वेशन है, थम्स अप, बहुत सही। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करोगे, तुम जो भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो करना है तुम करो। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक बार ऐड करता हूँ ये दोनों इक्वेशंस को, तो मिलेगा एच प्लस के इक्वल टू 2t। और एक बार क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मिलता है एच माइनस के इक्वल टू 2/t। फिर क्या करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो एच प्लस के इंटू एच माइनस के इक्वल टू 4, क्योंकि 2t और 2/t, तो t और t कैंसिल और 4। तो इसको तुम सिंप्लीफाई करो, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी कि फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है, h को x कर दो और k को y कर दो। तो दिस इज द इक्वेशन, so this is the equation of locus of point P। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम आपको यूज करनी है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। ये एकदम ही बेसिक फॉर्म है। ठीक है, एकदम ही बेसिक है। पैरामेट्रिक फॉर्म तुमको दिया था, तुमको उस पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करके कार्टेशियन फॉर्म निकालना था, यही क्वेश्चन था। मैंने इसमें बेसिक एल्गोरिथम तुमको डिस्प्ले कर दिया है कि हाँ ऐसे निकालना होता है। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम थोड़ा और चीजें सीखते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो क्या बोल रहा है कि इफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस रिप्रेजेंट द सेम लोकस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब तुम बोलोगे लोकस निकालना तो सिखा दिया, बट दो इक्वेशन दे दिए, तुम बोल रहे हो कि दोनों सेम ही लोकस है, अब क्या करें। ठीक है, तो बहुत सिंपल है बेटा, कि अगर दो इक्वेशन सेम लोकस को रिप्रेजेंट करती है, इसका क्या मतलब होता है। तो तुमको क्या करना है, व्हाट इज द कंडीशन व्हेन two equations represent the same locus। तो m1 माइनस m2 के मॉड की वैल्यू निकालनी है और a h b ये सारे के टर्म्स में निकालनी है, ऑफ कोर्स क्योंकि वो पता नहीं है। ठीक है, तो हम इन्हीं के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, अब तुम बताओ कि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो पहली बात तो सबको ये समझ में आना चाहिए कि ये एक कार्टेशियन फॉर्म ऑफ अ लोकस है। ठीक है, ए बी और एच तुमको पता है, अज्यूम करो। तो कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे, कुछ पॉइंट्स होंगे कार्टेशियन प्लेन में जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और
उसकी मदद से कुछ इक्वेशन बनेगा, ठीक है। ये होगा पाथ या कर्व ऑफ पॉइंट पी, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जो इसको करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो जो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इस कर्व के ऊपर लाई करेगा, और जो नहीं सेटिस्फाई करेगा वो इस कर्व पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। इतना बात तुमको समझ में आना चाहिए। एट द मोमेंट आई से कि जो इक्वेशन है दिस इज द लोकस ऑफ पॉइंट पी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक रैंडम सा कर्व बना दिया है, ठीक है। ये मत बोलना कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है। ये एक रैंडम है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा हो, मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला है वाई स्क्वायर माइनस m1 + m2 xy प्लस m1 m2 x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी यही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये दोनों दिखने में थोड़े अलग अलग है, बट ये दोनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे, कॉमन सेंस लगाना है। तो दो इक्वेशन सेम चीज को कब रिप्रेजेंट करती है, दो इक्वेशन सेम चीज को कब रिप्रेजेंट करती है, जब वो एक दूसरे की मल्टीपल हो, ठीक है। तो अगर तुम इस इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, कांस्टेंट के, ठीक है, कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दोगे और फिर इसको जीरो से इक्वेट करोगे, ठीक है, तो क्या इसका पाथ बदल जाएगा एक्स वाई प्लेन में? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो इसको जीरो बना रहे थे बेटा, वो इसको तो जीरो बना ही देंगे ना, कि ये तो एक नंबर है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो एनीवे जीरो ही आएगा। तो किसी भी लोकस को तुम किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका लोकस नहीं बदलता है, उसका लोकस नहीं बदलता है, उसका पाथ नहीं बदलता है, बस उसका मैथमेटिकल जो इक्वेशन है, जो कार्टेशियन फॉर्म में तुमको दिख रहा है, बस वो एक कांस्टेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जैसे ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ए के एक्स स्क्वायर प्लस 2h के एक्स वाई प्लस बी के वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन हो गया, कुछ फर्क पड़ा, सेम लोकस रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी दो इक्वेशन सेम लोकस रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके जो टर्म्स हैं, ये जो कोफिशिएंट्स हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन करूंगा, नहीं समझ में आया तो ये, और इसको ले लेते हैं, तो ये 1 है, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूं कि a डिवाइडेड बाय m1 m2 इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय माइनस m1 + m2 इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। तो मैं बस बोलना चाह रहा हूँ कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई, और भी कुछ टर्म्स होते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब, सबके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि दूसरी इक्वेशन कैसे लाई गई है, किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके लाई गई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सम कांस्टेंट अल्फा, ठीक है, जो मुझे नहीं पता है, और आई डोंट केयर ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे आ गया m1 m2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी तुम्हारी a/b, और m1 + m2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -2h/b, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है, अ, ये दोनों इक्वेशन है, और ये दोनों इक्वेशन है। तुमको क्या निकालना है, m1 - m2 का मॉड। तो क्या करोगे, तुम ऐसे लिख सकते हो, ये एक जनरल ट्रिक है, m1² + m2² -2m1 m2, तो तुम लिखोगे +2m1 m2 -4m1 m2, ठीक है। फिर तुम इसको लिख दोगे m1 + m2 का होल स्क्वायर, तो -2h/b का होल स्क्वायर -4 m1 m2 a/b,
तो ये हो जाएगा 4h² बाई बी स्क्वायर माइनस 4a/b। और चूंकि तुमको सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी थी तो तुम इसको लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ 4h² बाई बी स्क्वायर माइनस 4a/b। ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से? अगर दो इक्वेशन सेम लोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि जो उनकी इक्वेशंस है वो प्रपोर्शनल है। वो इक्वेशन जो है वो प्रपोर्शनल है। तो मैं इसको अगर तुमको एक फाइनल फॉर्म में लिखना है तो मैं तुमको ऐसे लिख देता हूँ, फाइ एक्स वाई इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स साई एक्स वाई। फाइ और साई अगर सेम इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो प्रपोर्शनल होंगे, और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो अल्फा ले लो। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव लर्न इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब फटाफट से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज कि जो वर्टिसेस है ट्राइंगल के, वो उनका कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसा है, cos थीटा कॉमा साइन थीटा कॉमा माइनस कॉस थीटा, और जो तीसरा पॉइंट है वो फिक्स्ड है 2,4। अब थीटा जो है वो वेरी करता है, और कुछ नहीं लिखा है तो तुम मानोगे सारे रियल नंबर्स में वेरी करता है। और तुमको निकालना है सेंट्रॉइड का लोकस। सेंट्रॉइड का लोकस, तो सेंट्रॉइड जो होता है उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो कैसे निकालते हैं? तुम सबको ऐड करते हो पहले, फिर डिवाइड बाय 3 करते हो। और वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो? सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हो और डिवाइड बाय 3 करते हो। ये सेक्शन फॉर्मूला वाले वीडियो में डिस्कस किया है कि ये कैसे आता है। तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर सेंट्रॉइड। ठीक है, अब एल्गोरिदम यूज करते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसको बोलो h, इसको बोलो k। ठीक है, इसका लोकस निकालना है, इसको h बोलते हैं, इसको k बोलते हैं। सेकेंड स्टेप, इक्वेशन लिखो। तो इक्वेशन क्या है? h इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2/3, k इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 4/3। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि थीटा को एलिमिनेट करना है। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? तो मैं वापस से, थीटा को एलिमिनेट करने का एक तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कर दो। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू निकालो, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, और उन दोनों को इस इक्वेशन में डाल दो। तो कॉस थीटा की वैल्यू मैं निकालता हूँ ये दोनों इक्वेशन यूज करके। तो यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना कि एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है थीटा, और इक्वेशन कितनी है? 2। तो थम्स अप, गुड। तो तुम क्या करोगे? कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे। कैसे निकालोगे? 3h, ठीक है, माइनस 3k, 3h-3k, ये जो आएगा वो आएगा साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 cos थीटा -2 हो जाएगा। ठीक है, 2 cos थीटा -2, इसको प्लस करोगे 2 से, डिवाइड करोगे 2 से, तो ये कॉस थीटा आ जाएगा। सिमिलरली साइन थीटा निकालना होगा तो इन दोनों को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, 3h प्लस 3k, 3h+3k, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 sin थीटा प्लस 6, तो -6/2। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू। अब इनको ऐड कर दो, 3h-3k प्लस 2/2 होल स्क्वायर प्लस 3h+3k माइनस 6/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। लास्ट स्टेप में क्या करना होता है? इसको x कर देना होता है, और k को क्या कर देना होता है? y कर देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लोकस का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, इसका सेंट्रॉइड का। आई होप एल्गोरिदम अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा
आराम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले अच्छे से। क्या बोलता है क्वेश्चन कि द एंड्स ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ के, एक रॉड है उसकी लेंथ जो है वो फिक्स्ड है। ऑफ कोर्स एक रॉड है तो रॉड है उसकी लेंथ हमेशा फिक्स होती है, उसको तुम, हम अज्यूम करते हैं कि रॉड को तुम तोड़ नहीं सकते, रॉड को तुम ऐसे मरोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसकी लेंथ जो है वो हमेशा फिक्स होती है। तो लेंथ क्या है रॉड की, वो के है, फिक्स्ड, गिवन, फिक्स भी है और ये क्वेश्चन में तुमको गिवन भी है। ठीक है, और वो रॉड दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस में मूव कर रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो लग रहा है कि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ठीक है, और ये तुम्हारी एक रॉड ले लेते हैं अपन। जो रॉड है कुछ इस प्रकार की है। ठीक है, ये इसकी एक एंड है, ये इसकी दूसरी एंड है, और ये ऐसे ऐसे फिसल रही है। ठीक है, फिसल रही है क्या मतलब है, पहले यहाँ थी, फिर थोड़ा फिसलने के बाद ये रॉड ऐसी हो गई होगी। ऐसे लग रहा है कि लेंथ बढ़ गई इसकी यार। फिसलने के बाद ये ऐसी हो गई होगी, थोड़ा देर और फिसलने के बाद ये ऐसी हो गई होगी। ठीक है, इवेंचुअली ये ऐसे हो गई होगी। ठीक है, लाइक गिर जाएगी पूरी। तो पहले ये ऐसे वर्टिकल थी, धीरे धीरे फिसलते फिसलते ऐसे टेढ़ी होती गई, टेढ़ी होती गई, फिर ये सो गई, ऐसे लेट गई। ठीक है, तो ये हमारी रॉड है और इसकी लेंथ जो है वो के है। हमको क्या करना है, तो मैं ये मिटा देता हूँ। आई होप समझ में आ गया होगा कि रॉड स्लिप कैसे कर रही है। ठीक है, अब तुमको रॉड पे एक पॉइंट है जो कि उसको 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो एक पॉइंट है रॉड पे पी जो 2:1 पे डिवाइड करता है, उसका लोकस निकालना है। 2:1। ठीक है, तो अब तुम 2:1 ऐसे लिया है मैंने, तुम 2:1 रिवर्स में भी ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो तुम इसको 2 ले सकते हो, इसको 1 ले सकते हो। मैंने जस्ट ऐसे ले लिया है, तुम अपोजिट में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट पी है वो इस रॉड को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो एक कंस्ट्रेंट क्या है कि रॉड की लेंथ है ये, और दूसरे कंस्ट्रेंट क्या है कि जो पॉइंट पी है वो डिवाइड करता है 2:1 में। अब क्या करना है, लोकस का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब तुम बोलोगे क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था, तुमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्यों ले लिया परपेंडिकुलर लाइंस को, दूसरी लाइंस भी तो हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल दूसरी लाइंस भी हो सकती है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं जब भी दो परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन की बात की जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट ये है इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। इसके जो पॉइंट है वो a,0 लिखता हूँ, इसका जो पॉइंट है वो 0,b लिखता हूँ। ठीक है, ये वेरिएबल्स मैंने इंट्रोड्यूस किए क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हाँ, तो पहला कंस्ट्रेंट से मुझे क्या मिलता है, तो ऑब्वियसली मैंने जो पॉइंट पी है जिसका लोकस मुझे निकालना है, मैंने उसको h,k लिख रखा है। ठीक है, h,k लिख रखा है। अब जो कंस्ट्रेंट 1 है वो कहता है कि लेंथ जो रॉड का है वो फिक्स है। तो जैसे जैसे ये रॉड फिसलेगी, ए और बी पॉइंट जो है वो, बी पॉइंट नीचे जाएगा, ए पॉइंट आगे जाएगा। बट एक कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी। क्या है कंडीशन वो, कि जो लेंथ है रॉड का वो हमेशा फिक्स्ड है। ठीक है, तो लेंथ रॉड की कैसे निकालोगे तुम, लेंथ इज इक्वल टू ए बी, और ए बी की जो वैल्यू है डिस्टेंस फॉर्मूला से तुम लिख सकते हो √a² प्लस b²। ठीक है, दिस इज इक्वल टू के, तो a² प्लस b² इक्वल टू k²। ये पहला कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, दूसरा कंस्ट्रेंट क्या बोलता है कि जो पॉइंट P है वो रॉड को 2:1 में डिवाइड करता है। तो पहले तो सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं मैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाता हूं मैं। सेक्शन फॉर्मूला से क्या आएगा, ये 2 × a प्लस 1 × 0 डिवाइडेड बाय 3, कॉमा y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए क्या आएगा, 1 × b प्लस 2 × 0 डिवाइडेड बाई 3,
ये सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैंने इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। बट तुमको पता है h इज इक्वल टू 2a/3 है, और y इज इक्वल टू सॉरी k इज इक्वल टू b/3 है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 2, ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 3। अब तुमको निकालना है h एंड k के टर्म्स में इक्वेशन। ठीक है, यू हैव टू एलिमिनेट, तुमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है a एंड b को। तो याद रखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स है जिसको एलिमिनेट करना है, तो हेंस वी रिक्वायर 3 इक्वेशंस, और हमारे पास 3 इक्वेशन है। तो वॉइला, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, थम्स अप। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, a² + b² = k² है, तो a को तुम लिख सकते हो क्या, 3h/2। फिर k को तुम क्या b को तुम क्या लिख सकते हो, 3k = k²। अब एक दिक्कत ये है कि ये जो k है, ये वाला k और हमारा वाला k दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो मैं यार थोड़ा सा क्या करता हूँ कि इसको k की जगह अल्फा कर देता हूँ। जो रॉड की लेंथ है वो क्या है, अल्फा। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने उसको अल्फा कर दिया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो गई, h को x रख दो, k को y रख दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x² / 4 प्लस 9y² = α²। ये तुम्हारी इक्वेशन है x और y में, और x और y जो है वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है जो कि घूम रहा है, और अल्फा जो है वो नोन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट P such that the point P divides the rod in the length in the ratio 2:1, और जो रॉड है वो ऐसे गिर रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में तुमने सारी चीजें देखी कि स्क्रैच से ज्योमेट्रिकली कंडीशंस को डिफाइन कैसे करते हैं, कंडीशंस की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और इक्वेशन लिखने के बाद वेरिएबल को एलिमिनेट कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ से h की वैल्यू a की वैल्यू उठाई, यहाँ से b की वैल्यू उठाई, और इधर पे सब्सटीट्यूट कर दी। तो मेरे को जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली, h और k के टर्म्स में, और फिर इवेंचुअली मैंने h को x रख दिया, k को y रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अब एक होमवर्क क्वेश्चन है यार तुम लोग के लिए, जिनको ये समझ में आया होगा इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। एक पॉइंट P है, वो मूव करता है such that the sum of its distances from the two fixed point is equal to a constant c. Find the locus of the point. तो मैं तुमको एक हिंट दे देता हूँ यार, पूरा क्वेश्चन तुमसे नहीं कराता, एक हिंट दे देता हूँ। पॉइंट A ले लो -a,0, और एक पॉइंट B ले लो a,0। ठीक है, और वो घूमता है, जो पॉइंट P है वो कुछ इस प्रकार से घूमता है, इसको h, k लिख लोगे, AP प्लस PB = C कंस्ट्रेंट। तो यार एक बार और देख लो कि मैंने कितना सिंप्लीफाई करके डायग्राम बनाया है क्वेश्चन का। तो जो दो फिक्स पॉइंट है मैंने उनको एकदम सिंपल रखने के लिए एक्स एक्सिस पे लिया, एक्स एक्सिस पे लिया भी तो ऐसे लिया ताकि उनका मिड पॉइंट ओरिजिन है, ताकि सिमेट्रिकली थोड़ा अच्छा दिखता है डायग्राम। अगर तुमको नहीं लेना है तो तुम कहीं पे भी ले सकते हो दो पॉइंट्स को, एक को ले सकते हो अल्फा कॉमा बीटा, दूसरे को ले सकते हो गामा कॉमा डेल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सिंप्लीफाई करने के लिए तुमको ऐसा कंडीशन दे दी है। ठीक है, और जो पॉइंट पी है इसका लोकस निकालना है, तो और ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर तुमको समझ में आया होगा तो तुम डेफिनेटली इसका आंसर निकाल के ले आओगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्ट्रेट लाइंस के पर्सपेक्टिव से, और इवन दो पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पर्सपेक्टिव से। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली बार। कीप लर्निंग, बाय बाय।